जय हिंद स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीपीयू लाइव पर। आप सभी का एग्जाम चल रहा है मास्टर ऑफ कॉमर्स का सेमेस्टर 1 का। इसी क्रम में मैंने एक वीडियो फिर से बनाया है और ये वीडियो है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट्स। तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एग्जाम ओरिएंटेड इजी नोट्स एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला आपको आपके सामने दिख रहा है यहाँ पर एमकॉम सेमेस्टर 1 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स आपका पेपर है तो ये सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो चलिए आइए देखते हैं क्या और कैसे आप समझ पाएंगे इस चीज़ को। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, आइए कंप्लीट बाइलिंगुअल नोट्स हिंदी प्लस इंग्लिश। हर एक टॉपिक जो है अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही पैटर्न पर आपको बताया जा रहा है, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 1। सिलेबस के आधार पर छोटा सा नोट्स ये तैयार किया गया, बहुत ही छोटे समय में आपका रिवीजन हो जाने वाला है। इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो यूनिट 1 है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन को समझेंगे, हिंदी में बोले तो। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का परिचय, मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझते हैं कि क्या है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या होता है। तो अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए सबसे पहले इंग्लिश में समझते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स टू बिजनेस डिसीजंस मेकिंग। ठीक है, तो ये रहा इंग्लिश में इसका मतलब, और हिंदी में इसको समझिए। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स वह विषय है जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग प्रबंधकीय निर्णय लेने में किया जाता है। मतलब जो इकोनॉमिक्स के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं, उनका उपयोग किया जाता है मैनेजरियल डिसीजन लेने में, प्रबंधकीय निर्णय लेने में। ठीक है, ये जो है शास्त्र, ये जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से ये मतलब है। फिर नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की प्रकृति क्या है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो आप नेचर में समझते हैं क्या है कि भाई नेचर क्या है। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर, सूक्ष्म अर्थशास्त्र पर आधारित। ठीक है, तो आइए क्या है दूसरा, सेकेंड पॉइंट क्या है, पूरा प्रैग्मेटिक एंड प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। ठीक है, तीसरा है नॉर्मेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, नियात्मक और वर्णात्मक। करेक्ट, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, नेचर ऑफ मैनेजर को समझ रहे हैं। अगला नेचर क्या, अगली प्रकृति क्या है, यूजेस टूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, बोला इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स और अकाउंटिंग। आगे की बात करें, नेक्स्ट स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैनेजरियल बात करें, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बोला इसमें क्या है, इसमें इसका स्कोप मतलब क्षेत्र एरिया क्या है, तो देख सकते हैं आप, इसको दिख रहा होगा यहाँ पर, डिमांड एनालिसिस मांग विश्लेषण। ठीक है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस लागत एवं उत्पादन। आगे की बात करें तो आगे है आपका प्राइसिंग डिसीजंस मूल्य निर्धारण, प्रॉफिट मैनेजमेंट लाभ प्रबंधन, और कैपिटल बजटिंग पूंजी बजट। ठीक है, आगे की बात करें रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। ठीक है, जो प्रबंधकीय अर्थशास्त्री होते हैं उनका क्या भूमिका है, क्या जिम्मेदारी है, आइए देखते हैं। तो चलिए पहले इंग्लिश में समझे क्या भूमिका क्या जिम्मेदारी है। चलिए देखिए क्या है, डिमांड फोरकास्टिंग। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल, प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आगे की बात करें, बोला प्रॉफिट प्लानिंग भी करते हैं, जो मैनेजर इकोनॉमिस्ट होते हैं वो प्रॉफिट प्लानिंग भी करते हैं। चलिए यही चीज अगर हम हिंदी में समझे तो क्या है, बोला मांग का पूर्वानुमान करते हैं वो, लागत नियंत्रण का काम करते हैं, मूल्य नीति बनाने का काम करते हैं कौन, मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। आगे की बात करें तो ये लाभ योजना तैयार करना भी काम है उनका। आगे यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 2 क्या है, यूनिट 2 है डिमांड एनालिसिस। यूनिट 1 क्लियर हो गया, अब हम लोग यूनिट 2 की चर्चा कर रहे हैं। डिमांड एनालिसिस को कहते हैं मांग का विश्लेषण। आइए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ डिमांड। मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है भाई, तो इंग्लिश में समझते हैं कि डिमांड का मतलब क्या है। ठीक है,
डिमांड का क्या मतलब है? तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एंड गिवन प्राइस, ठीक है। देखिए अब इसको हिंदी में समझते हैं क्या है। हिंदी में मैटर यहाँ पर ये है आपका कि मांग से तात्पर्य उस मात्रा से है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने को तैयार और सक्षम होते हैं, ठीक है। मतलब मांग का तात्पर्य क्या है? मांग का तात्पर्य उस क्वांटिटी, उस मात्रा से जिसे उपभोक्ता, कंज्यूमर, किसी निश्चित मूल्य पर खरीदने को तैयार और सक्षम होते हैं। मतलब सिर्फ इच्छा ही नहीं, रेडी नहीं, बल्कि उसको खरीदने का कैपेसिटी भी होना चाहिए। ये डिमांड का मैटर है। आगे की बात करें, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड की बात करें, ठीक है। ये क्या है? बोला स्टेटमेंट, ये क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड मतलब मांग के नियम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। फिर से स्टेटमेंट क्या है भाई? लॉ ऑफ डिमांड में अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप्स। तो देखिए क्या है हिंदी में, इसको चीज को समझें कि अन्य बातें समान रहने पर मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। अगर सारी बातें सामान्य हैं तो मूल्य और मांग के बीच विपरीत संबंध होता है। मतलब क्या है कि मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगा, ठीक है, और मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगा, इनवर्स रिलेशन। चलिए आगे के देखते हैं क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का मूल्य। दूसरा क्या है? इनकम ऑफ कंज्यूमर, आय। और तीसरा क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस, रुचि, है ना, रुचि, इंटरेस्ट, है ना। आगे की बात करें, ये क्या है? ये है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, भविष्य की अपेक्षाएं। डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, आगे की बात है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो मीनिंग क्या है भाई? इलास्टिसिटी मींस, इलास्टिसिटी मेजर्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, इनकम, रिलेटेड गुड्स, ठीक है। आगे की बात करें, ये है आपका टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। हाँ चलिए, तो बोला प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका यूज इन मैनेजरियल डिसीजंस। यूज इन मैनेजरियल डिसीजंस क्या है भाई? तो प्राइसिंग डिसीजंस। कौन सा डिसीजंस? प्राइसिंग डिसीजंस। और कौन सा क्या है? आउटपुट डिसीजंस में भी ये आपको हेल्प करता है, आउटपुट डिसीजंस और सेल्स फोरकास्टिंग, ठीक है। ये यहाँ सब इसका उपयोगिता है। आगे की बात करें, ये है आपका यूनिट 3। कौन सा 3? यूनिट 3। ये क्या है? यूनिट 3 ये है प्राइसिंग थ्योरी, मूल्य निर्धारण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मूल्य निर्धारण सिद्धांत। इसकी बात करें तो ये है आपका, ये है आपको समझना है, ये प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मूल्य का निर्धारण पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन में। तो आइए क्या है, आइए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ इंग्लिश में प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द interaction of demand and supply. Price is determined by the interaction of demand and supply. चलिए हिंदी में बोले, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य मांग और आपूर्ति के परस्पर प्रभाव से निर्धारित होता है। फिर से, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य मांग और आपूर्ति के परस्पर प्रभाव से निर्धारित होता है। क्या? चलिए देखिए ध्यान से, अच्छे से समझिएगा। फिर से, पूर्ण प्रतियोगिता में जो मूल्य का निर्धारण होता है कैसे होता है? मांग और आपूर्ति के परस्पर प्रभाव से निर्धारित होता है, करेक्ट। आगे की बात करें, नेक्स्ट आपका फर्म्स इक्विलिब्रियम। क्या? फर्म्स इक्विलिब्रियम क्या है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। फर्म्स इक्विलिब्रियम में सबसे पहला पॉइंट क्या पर है? शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। फिर है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली, तो क्या है इसमें? इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे होता है। तो मोनोपोलिस्ट डिटरमाइंस प्राइस वेयर MR इक्वल टू MC, ठीक है। मोनोपोलिस्ट डिटरमाइंस प्राइस वेयर MR इक्वल टू MC। आगे की बात करें, बोला हिंदी में, एकाधिकार में फर्म वही मूल्य तय करता है। फिर से, एकाधिकार में फर्म वही मूल्य तय करती है जहां सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होता है, ठीक है।
मतलब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के क्या होता है, बराबर होता है। आगे की बात करें, यूनिट 4 की बात करें, चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। क्या पढ़ना है, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या है भाई, तो इसमें है मूल्य नीतियां एवं व्यवहार, मूल्य नीतियां एवं व्यवहार। तो इसमें सबसे पहला आपको पढ़ना ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी। तो इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्या देखना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और क्या देखना है, मार्केट एक्सपेंशन, और क्या आपको पढ़ना है, स्टेबिलिटी इन प्राइस, क्या, स्टेबिलिटी इन प्राइस, स्टेबिलिटी इन प्राइस, ठीक है। आगे की बात करें, अगला जो टॉपिक है आपका पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको क्या, तो प्राइसिंग मेथड्स, क्या, प्राइसिंग मेथड्स। तो प्राइसिंग मेथड्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या है, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, लागत आधारित मूल्य, ठीक है। दूसरा मेथड है मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, ठीक है। तीसरा जो है आपका वो क्या है, कॉम्पिटिटिव प्राइस, ठीक है। आगे की बात करें, नेक्स्ट है टॉपिक, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रैक्टिकल प्राइसिंग पॉलिसीज, क्या है, प्रैक्टिकल प्राइसिंग पॉलिसीज। इसमें जो है क्या क्या है, सबसे पहला बोला आपका स्कीमिंग प्राइसिंग, परसेंटाइल, पेनिट्रेशन प्राइसिंग, और नेक्स्ट है आपका डिफरेंशियल प्राइसिंग, ठीक है। आगे की बात करें तो आ गया यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको क्या है पढ़ना, प्रॉफिट नेचर एंड मेजरमेंट, प्रॉफिट नेचर एंड मेजरमेंट, ये पढ़ना है आपको। तो चलिए आइए, इसमें क्या है, इसमें हम लोग समझते हैं, बोला लाभ स्वरूप एवं मापन। तो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट, अब प्रॉफिट का अर्थ समझते हैं, प्रॉफिट क्या होता है। चलिए प्रॉफिट का मतलब समझते हैं अर्थशास्त्र में। बोला प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। फिर से, प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल कॉस्ट। हिंदी में बोले तो कुल आय पर कुल लागत की अधिकता को लाभ कहते हैं। कुल आय पर, कुल आय पर कुल लागत की अधिकता को लाभ कहते हैं। मतलब क्या है भाई, देखिए जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अधिक हो किस पर, टोटल कॉस्ट पर, ठीक है, वही क्या होगा, प्रॉफिट, करेक्ट। आगे की बात करें, नेक्स्ट है आपका थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ते हैं, थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट। थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट है सबसे पहला क्या है, रिस्क थ्योरी। दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी थ्योरी। तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं क्या है, इनोवेशन थ्योरी, है ना, क्या है, इनोवेशन थ्योरी। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। क्या पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट। मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट है अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरा है इकोनॉमिक प्रॉफिट, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट का इकोनॉमिक प्रॉफिट। आगे की बात करें, अब देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कुछ टिप्स की चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं कि अगर आप एमकॉम का एग्जाम दे रहे हैं तो कौन कौन से टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको अधिक मार्क्स दिलवाने वाला टिप्स है, ठीक है। तो बोला एग्जाम ओरिएंटेड टिप्स, परीक्षा उपयोगी सुझाव, ठीक है। सबसे पहला टिप्स एमकॉम के एग्जाम के लिए, आंसर इन पॉइंट्स। जो भी आंसर आप लिखिए पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है, पैराग्राफ लिखिए बट लेकिन पॉइंट होना, पॉइंट और हेडिंग्स होना बहुत ही एसेंशियल है। आगे की बात करें, यूज सिंपल लैंग्वेज। जब भी आप आंसर लिखिए बिल्कुल आसान भाषा में लिखिए ताकि उसे आसानी से समझा जा सके और अपनी भाषा में। नेक्स्ट है एड डायग्राम्स वेयर एवर पॉसिबल, जहां जहां संभव हो वहां आप डायग्राम जरूर बनाइए, पिक्चर जरूर बनाइए, ठीक है, डायग्राम जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका राइट डेफिनेशन क्लियरली। अगर कोई परिभाषा आप लिख रहे हैं तो वो स्पष्ट एकदम क्लियर तरीके से लिखे, क्लियरिटी के साथ लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तो ये रहा आपका जो है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को समराइज वे में छोटे तरीके से मैंने प्रेजेंट करने का कोशिश किया। ये वीडियो आपके एमकॉम के एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, आप कंफर्म रहिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये कंप्लीट वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप सभी को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। एमकॉम सेमेस्टर 1 के बाद एमकॉम सेमेस्टर 2 की तैयारी भी आप इस चैनल के थ्रू कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।